सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं और अपने देश की कोई भी परीक्षा हो, किसी भी राज्य की परीक्षा हो, उसमें अगर बच्चों सामान्य विज्ञान आता है तो इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है तो इस वीडियो से प्रश्न बाहर नहीं हो सकता और याद कराने की हम आपको गारंटी लेते हैं। नहीं तो क्या है, आप 7,000 रुपये भी देते हो, 70 बार वीडियो देखते हो, याद नहीं होता है। 20 साल से 30 साल से कई लोग तैयारी कर रहे हैं, 7,000 रुपये कोचिंग की देते हैं, याद नहीं होता। तो हमारा जो समझाने का तरीका है, टेक्निक है, वो थोड़ा हटके होता है। जैसे कि आज का एक चैप्टर है, आप चैप्टर पूरा वीडियो देख लेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाना, दरोगा का लगाना, एसआई का लगाना, पीएससी का लगाना, तुम्हारा मन हो जो लगाना, क्वेश्चन आपसे बनेगा। जितने पे सिलेक्शन होता है उससे अधिक क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, जो है आज का अपना टॉपिक है, हमने टॉपिक लिख लिया है। टॉपिक बच्चों आज का अपना है तरंग। क्या है? तरंग। जब हम छोटे थे तो एक गाना आता था, खेल खेल है तरंग, उमंग उमंग है तरंग, मजा मजा है तरंग। तो ऐसा गाना आता था, तरंग। तो यहां से प्रश्न क्या बनेगा वो अपन देख लेते हैं। ये प्रश्न बनेगा, विक्षोभ को तरंग कहते हैं। ये प्रश्न बनेगा, तरंग किसे कहते हैं? विक्षोभ को तरंग कहते हैं। विक्षोभ को भूल जाओगे, सही बात है। जैसे ही बच्चों हम तरंग की यहां पर स्पेलिंग लिखते हैं, WAVE, वेव, वेव। ऐसे आप जिनके घर में रेडियो है, जो गांव के छात्र वीडियो देख रहे हैं, वो देख लेना, उस पर लिखा होगा मीडियम वेव, शॉर्ट वेव। लिखा है ऐसा? लिखा है कि नहीं लिखा? मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, देख लेना। वेव, वेव माने होती तरंग है। तो वेव क्या होती है? जिसमें विक्षोभ हो, विक्षोभ को वेव कहते हैं। विक्षोभ को वेव कहते हैं। हो गया याद? पहले हम बता रहे थे आपको कि उत्पन्न विक्षोभ को तरंग कहते हैं। उत्पन्न विक्षोभ को तरंग कहते हैं, याद नहीं हो रहा था। जैसे ही हमने तरंग की स्पेलिंग लिखी वेव, तो विक्षोभ को वेव, विक्षोभ हो तो वेव उत्पन्न होती है। अब एक कहाँ उत्पन्न होती है वो थोड़ा सा और समझो। किसी भी द्रव्यात्मक माध्यम में ये वेव उत्पन्न हो सकती है। किसी द्रव्यात्मक माध्यम में, किसी द्रव्यात्मक माध्यम में। तो बच्चों, जो द्रव्य शब्द है, तो आप यहाँ कंफ्यूज मत करना। ये द्रव अलग है, ये द्रव द्रव है, और जो पदार्थ है, देखो आपने पदार्थ की परिभाषा के साथ याद करी होगी। पदार्थ कितने प्रकार का होता है, द्रव्य कितने प्रकार का होता है। तो जो द्रव्य है, ठोस, द्रव, गैस, 3 प्रकार का होता है। तो जो द्रव्य बच्चों, ठोस, द्रव और गैस, ये 3 प्रकार का होता है। ये द्रव्य लिखा है, द्रव्य। और बच्चों पता है आपको, जो इनमें चाल होगी वो इस प्रकार होगी, ठोस में अधिक, द्रव में कम, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में अधिक चाल होती है। तो किसी भी द्रव्यात्मक माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को बच्चों क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। इतना ही क्लियर है और कोई आवश्यकता पर को नहीं है। ठीक है, अब अपना इसमें दूसरा टॉपिक चलेगा कि जो तरंग है बच्चों कै प्रकार की होती है। सही बात है, लाजमी है सवाल। तरंग बच्चों आपकी होती कि यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंग। एक होती है आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, तो बच्चों जो यांत्रिक तरंगें होती हैं, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता, ठीक है, ध्यान रखना, माध्यम की आवश्यकता। इनको आवश्यकता नहीं होती है। अब बच्चों आप परीक्षा में भूल जाओगे, पता है मैंने, आप परीक्षा में भूल जाओगे बच्चों, भूल जाओगे, पता है मैंने।
कि जो यांत्रिक तरंगे हैं इनमें माध्यम की आवश्यकता होती है। कैसे याद रखोगे कि इनको माध्यम की आवश्यकता होती है, इनको नहीं होती है? तो इनके लिए हम आपको अभी एक ट्रिक्स बताते हैं। ऐसा रहेगा कि माध्यम की आवश्यकता किसको होती है, आपके सामने ऑप्शन होंगे, उसमें यांत्रिक तरंग भी लिखा होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग भी लिखी होगी। आप ये वाला सही कर दोगे, गलत हो जाएगा। तो देखो जो यांत्रिक है इसकी जब वैसे ही स्पेलिंग लिखते हैं, स्पेलिंग क्या है पता नहीं हमने इसकी, मैकेनिक्स या तो एम ए है, जो भी हो, इंग्लिश समझ नहीं आती ज़्यादा। मैकेनिक्स, हम आपसे कह रहे हैं कि मैकेनिक्स, यहाँ एम आ रहा है। जो मैकेनिक्स तरंगों में माध्यम की आवश्यकता होती है। जिस तरह से वेव को क्या कहते हैं, विक्षोभ, विक्षोभ को वेव कहते हैं, विक्षोभ हो तो वेव होती है। इसी तरह बच्चों यहाँ पर जब मैकेनिक्स लिखा हुआ है, माध्यम लिखा हुआ है, तो जो मैकेनिक्स तरंगे हैं इनको माध्यम की आवश्यकता होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। तो जिन तरंगों के संचरण के लिए, जिन तरंगों के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें मैकेनिक्स तरंगे कहते हैं, माने यांत्रिक तरंगे कहते हैं। माने यंत्र की आवश्यकता होती है ना, यंत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है। चलो अब क्या है बच्चों, जो यांत्रिक तरंगे हैं ये दो प्रकार की होती हैं। ये बच्चों आपकी क्या है, दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं आपकी अनुप्रस्थ, एक होती हैं आपकी अनुदैर्घ्य। ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग। तो जो बच्चों अनुप्रस्थ तरंगे हैं ये क्या होती हैं, ये भी देखो परीक्षा में पूछा जाएगा। अनुप्रस्थ तरंगे, तो बच्चों इसको ऐसे समझो, तरंग बच्चों ये बच्चों है तरंग की गति की दिशा। ठीक है। तो बच्चों क्या है, ये ऊपर की ओर माध्यम के कण गए तो माध्यम के कण नीचे आए, तो बच्चों ये क्या बना, ये बच्चों बना सुरंग, और बच्चों जो नीचे आई इसे बना, ये बना गर्त। ये बना आपका सुरंग, ये बना गर्त। भूल जाओगे आप तो समझो बच्चों, समझो। सुरंग, सुरंग माना होता है सींग। सींग कहाँ होती है जानवर के, सिर में होती हैं, तो सिर ऊपर होता है, तो सुरंग ऊपर है। और गर्त माना होता है गड्ढा, तो गड्ढा नीचे है। तो वह तरंगें जो सुरंग और गर्त, आप क्या परीक्षा इसकी भाषा क्या बनेगी कि वह कौन सी तरंगें सुरंग और गर्त के रूप में चलती हैं। वह तरंगें माने कौन सी तरंगें सुरंग और गर्त के रूप में चलती हैं, तो कह देना अनुप्रस्थ तरंगें जो है, अनुप्रस्थ तरंगें जो है सुरंग और गर्त के रूप में चलती हैं। ठीक है। प्रस्थ, प्रस्थ माने प्रस्थान, प्रस्थान करना, उचक उचक के चलना, उचक के चला फिर उचक के, मेढक जैसी चाल, उचका फिर चला, वो अनुप्रस्थ तरंगें आपकी हुई। चलो अब अपन अनुदैर्घ्य तरंगें देखते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगें देखते हैं। तो बच्चों जो अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं वो इस रूप में चलती हैं, पहले पास पास, फिर दूर दूर, फिर पास पास, फिर दूर दूर। तो बच्चों देखो ये पास पास में आ गई तो इसे संपीड़न बोलेंगे अपन, और ये दूर हो गई तो इन्हें अपन विरलन बोलेंगे, विरल हो गई। इतना तो आप जानते ही होंगे, इसमें क्या बताना आपको, संपीड़न और विरलन, संपीड़न और विरलन। तो जो अनुदैर्घ्य तरंगें हैं बच्चों वो कैसे चलती हैं, संपीड़न और विरलन के रूप में चलती हैं। कैसे चलती हैं, संपीड़न, जो अनुदैर्घ्य तरंगें हैं वो संपीड़न विरलन के रूप में चलती है। इसको उदाहरण और समझो, इसका उदाहरण समझो आप कैसे इसको अपन और समझ सकते हैं। आपने बैंक में कभी लाइन लगाई होगी या देखी होगी, लाइन ऐसे चलती है। कभी कभी बच्चों देखो पास में आ जाते हैं, पास ऐसे कोई चला जाता है,
तो अपन कोई धक्का देता है पीछे से तो अपन पास पास में आ जाते हैं, फिर वो कहते हैं दूर हो दूर हो, फिर अपन दूर दूर हो जाते हैं, फिर पास पास में आ जाते हैं और फिर दूर दूर हो जाते हैं। तो माने बात हुई आगे और पीछे। इसमें जो माध्यम के कण हैं आगे चलते हैं फिर पीछे हो जाते हैं। जैसे कि स्प्रिंग को खींचते हैं अपन, वो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। तो बच्चों जो अपनी ध्वनि तरंग है, जो हम बोल रहे हैं ध्वनि तरंग है वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है। परीक्षा में पूछा जाएगा, परीक्षा में यही छपेगा, ध्वनि कैसी तरंग है, तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। एक परीक्षा में छप जाएगा। फिर परीक्षा में क्या छपेगा, स्वर, आ ई उ, स्वर कैसी आवृत्ति की तरंग है, तो एकल आवृत्ति की तरंग है, एकल आवृत्ति की तरंग है। कर लो ध्यान, तो स्वर है एकल आवृत्ति की तरंग है। ठीक है, स्वर कैसी होती है, एकल आवृत्ति की तरंग होती है। ध्वनि कैसी तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। और जो लाइन लगी है, क्लास में लगी है, फार्म मिल रहे हैं वहाँ की लाइन लगी है, तो बच्चों वो अनुदैर्घ्य तरंग के उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर अपन ने अभी दो शब्द लिखे थे, दोबारा लिखने दे रहे, गलती से मिट गया, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। ठीक, तो बच्चों जो अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य है, ये दोनों जो हैं इनको अपन प्रगामी तरंग भी बोलते हैं, इनको अपन प्रगामी तरंग भी बोलते हैं। ये परीक्षा में आता है। अब बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। वह तरंगें जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, तो परिभाषा देखो, वह तरंग जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत दोलन से मिलकर बनी होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। ध्यान देना, एक सूत्र है, एक ट्रिक है, कोई नहीं बताता। कगस पदौ रे, कगस पदौ रे, कगस पदौ रे, कास्मिक किरण, गामा किरण, एक्स किरण, परावैंगनी किरण, दृश्य किरण, अवरक्त किरण और रेडियो तरंग। तो इधर हमने जो बोला रेडियो तरंग, उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा है, उनकी तरंग लंबाई बहुत ज़्यादा है, वे बहुत दूर तक जा सकती है। सबसे कम कौन जाती है, कॉस्मिक किरण, फिर गामा किरण, फिर दृश्य किरण, अवरक्त किरण, रेडियो तरंग। हमने पहले बताया था उस ट्रिक से, तो आप याद रख सकते, कगस पदौ रे, इससे आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया है। चलो अब अपन को यहाँ पर क्या सीखना है वो अपन देखते हैं, यहाँ पर इनके बारे में और क्या क्या अपन को यहाँ सीखने लायक जानकारी है वो अपन देख लेते हैं। चलो यहाँ इसको ऐसा कर देते हैं यहाँ तक, और अपन को क्या सीखना है। एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी परीक्षा में बाहर नहीं होगा, ये हम आपसे पुनः कह रहे हैं। वीडियो आप 2 बार देखें, 3 बार देखें। ठीक है, 2 बार देखें, 3 बार देखें, क्योंकि समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, दोबारा से आप वीडियो देख सकते हैं अगर समझ में ना आए तो, वैसे पूरे समझ में यहाँ पर आ जाएगा आपको। अब है आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम। ये 3 टर्म्स हैं। इसको ऐसा न लिख के ऐसा लिखना है सामने। ये आवृत्ति हो गई, यहाँ लिख देते हैं अपन आवर्तकाल, और ये लिख देते हैं अपन आयाम। एक चीज समझो क्या है आयाम। ठीक है, आवृत्ति देखो बच्चों, कोई कण है, कोई कण है, अपन ने ऐसे कोई बच्चा है, 1 सेकंड में वो बहुत ज़्यादा शब्द बोलते, मान ऐसे ही बोल लो कि 1 सेकंड में वो कोई शब्द का उच्चारण करता है, कुछ भी शब्द हो, वो 1 सेकंड में 10 बार बोलता है। 1 सेकंड में बच्चों, कोई बच्चा है 1 सेकंड में किसी शब्द का उच्चारण 10 बार करता है। कब? 1 सेकंड में। और एक बालक है 1 सेकंड में 5 बार ही बोल पाता है। तो बच्चों ये जो है
ये आवृत्ति कहलाएगी। और इसकी आवृत्ति ज़्यादा है, इसकी आवृत्ति ज़्यादा है। मतलब जब माध्यम का कोई कण है, एक सेकंड में जितनी बार कंपन करता है आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, Hz। देखो, एक सेकंड में जितनी बार कंपन करता है, एक सेकंड में जितनी बार कोई कण कंपन करता है, वो उसकी आवृत्ति होती है। क्या होती है उसकी आवृत्ति? अब आवर्तकाल, तो बस कोई कण है बच्चों, एक दोलन पूरा करने में लगा समय, आवर्तकाल। आपने केमिस्ट्री में आवर्त सारणी देखी होगी, 1 से लेकर के 18 समूह होते हैं। जब यहाँ से चलना शुरू करते हैं परमाणु क्रमांक में, दूर लौट करके यहीं आते हैं, फिर चलना शुरू करते हैं, फिर यहीं पे आते हैं। तो जो आवर्त में चले थे तो लौट करके आ गए थे कि नहीं आए थे? तो इसी तरह बच्चों आवर्त माना होता है बच्चों आना, आओ। आवर्त माना क्या है? आओ, ठीक है। तो कोई गया और आ गया, अपने स्थान पर पुनः आ गया, तो ये कहलाएगा आवर्त काल। जैसे कि झूला जो होता है उसका आवर्त काल निकालते हैं, T = 2π √L/g। ये झूले का आवर्त काल होता है T = 2π √L/g, ठीक है। तो माध्यम का कोई कण है, एक दोलन माने एक चक्कर मान सकते हैं अपन, या आना जाना कह सकते हैं, एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्त काल कहलाता। माने आने में आवत है, माने कोई हमने कि कब आवत हो, माने कि आवत है, हमने कि मैं कहाँ जा रहा है, माने कि हम आवत हैं, माने गया तभी तो आएगा, तभी तो कहेंगे आवत है। जब जाएगा नहीं तो काय का आवत है, तो गया फिर आया वो। तो एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्त काल। अब देखो आवृत्ति, देखो एक बार और देखो, आवृत्ति, आवृत्ति बच्चों, वृत्ति माना होता है बार बार, ध्यान रखो, बार बार, ठीक है। माने माने आना बार बार, कोई व्यक्ति गया आया गया आया गया आया गया, तो ये आवृत्ति कहलाएगी। स्टील के बर्तन को, आपके पास 5 प्रकार के बर्तन हैं, लोहा के हैं, तांबा के हैं, फलाने हैं, उनको आप ऐसे बजाना जिसमें बहुत देर तक आवाज़ आए, झन ऐसी ज़्यादा देर तक, तो उसकी आवृत्ति जाना है, आवृत्ति उसकी जाना है। तो एक सेकंड में जितनी बार वो कंपन करता है, जितनी बार माने पूर्ण दोलनों की संख्या, एक सेकंड में पूरे दोलनों की संख्या कहलाती है आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। आयाम देख लो, आयाम बच्चों आप व्यायाम करते हैं, इसको ऐसे समझो, नहीं समझ में नहीं आएगा। व्यायाम बच्चों तब होता है अपन ऐसे झुके और ऐसे झुके, तो अधिक से अधिकतम आप कितना झुक सकते हैं, पीछे को झुक रहा है, अधिक से अधिकतम झुकेंगे, वो आपका आयाम कहलाएगा, आपका आयाम कहलाएगा। जैसे झूला है, झूला झूलते झूलते वो यहां तक पहुंच गया, तो झूला अपनी इस माध्य स्थिति से जितनी अधिकतम दूरी तय करे, उसका आयाम उतना ही अधिक होता है। माध्यम का कोई कण है, अपनी माध्य स्थिति से जितनी अधिक दूरी तय करे, उसका आयाम उतना ही अधिक होता है, उसका आयाम उतना ही अधिक होता है। तो ध्यान रखो, तो ये आपका आयाम हो गया है। आयाम माने आया और चला गया, कुछ ज्यादा दूरी तक चला गया, ठीक है।
और देखो माने जिसका जितना अधिक आयाम होता है, माने बच्चों कोई छीड़ ध्वनि है, छीड़ ध्वनि है, इसको अपन को प्रबल में बदलना है तो आपको आयाम अधिक करना होगा। छीड़ ध्वनि को प्रबल ध्वनि में बदलना है तो आयाम अधिक करना पड़ेगा। छीड़ ध्वनि को प्रबल ध्वनि में बदलना है तो आपको बच्चों आयाम अधिक करना पड़ेगा, आयाम अधिक करना पड़ेगा, माने एम्पलीट्यूड अधिक करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना। और आवृत्ति का परीक्षा में पूछा है तो लिख देना n बराबर 1/t, ठीक है। और आवर्तकाल माने आवर्तकाल, काल माने समय, तो आवर्तकाल का मात्रक होता है टाइम माने समय, आवर्तकाल का मात्रक होता है टाइम माने समय। और आवृत्ति का सूत्र होता है n बराबर 1/t, n बराबर 1/t, ठीक है। इतना ही अपन को ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में कैसे बदल सकते हैं, आप उसका आयाम अधिक कर दो तो क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में आप बदल दोगे, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं इसके बाद ध्वनि, ध्वनि क्या, ध्वनि, ध्वनि, ध्वनि माने बच्चों साउंड, साउंड माने बच्चों आवाज। अगर हम बच्चों हिंदी की बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं तो बच्चों जो ध्वनि है, ध्वनि है ये मूल इकाई है, मूल इकाई है किसकी, भाषा की। अगर ध्वनि नहीं होती, ध्वनि नहीं होती तो बच्चों भाषा नहीं बनती। हम बोल रहे हैं, अपने जो वाक तंतु हैं अपने अंदर वोकल कार्ड हैं, तो वहाँ से ध्वनि निकल रही है, बाद में आवाज़, बाद में आपको भिन्न भिन्न प्रकार के वर्णों में सुनाई दे रही है। तो पहले बच्चों ध्वनि ही निकलती है, जैसे कि पेटी होती है, कई प्रकार के यंत्र होते हैं उनमें ध्वनि निकलती है, जो पाते होते हैं उनसे आप फिर आवाज़ बनाते हो भिन्न भिन्न प्रकार की। तो बच्चों जो ध्वनि है हिंदी के हिसाब से क्या है, एक भाषा की मूल इकाई है। मूल इकाई का मतलब ये है जैसे अपना शरीर है, शरीर की मूल इकाई क्या है, कोशिका, क्योंकि अपना शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। तो भाषा की मूल इकाई क्या है, ध्वनि, क्योंकि भाषा ध्वनि से मिलकर के बनी होती है। ये क्या पूछने वाली बात है। चलो अब ध्वनि के बारे में अपन और बात कर लेते हैं, ध्वनि और क्या क्या हो सकता है। तो अपन ने एक चीज देख ली थी कि ध्वनि जो तरंगें होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, ये अपन ने पहले ही इसको सीख लिया था, ठीक है, अपन ने पहले सीख लिया था।